के देखना बेटे, मैंने कहा धर तो नीचे। सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में आपने देखा हम दूसरे पेपर को शुरू कर रहे थे। एक नमूना पेपर हमने जो संभावित 2020 में आने वाले प्रश्न है उनका एक पेपर सॉल्व कर लिया था, और जो दूसरा पेपर हमने शुरू किया था उसके 11 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम उसको आगे करेंगे। 12वां क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 7 बचते हैं। तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बात आती है ना, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म की यदि बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा वेनिस्ट जो फैक्टर होता है वो संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ भाषा से हम समझ गए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो तो हमें एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी जो होती है वो एलसीएम। तो 2053 और 967 यहाँ पे दो संख्या दे रखे हैं। 2053 लिख लिया हमने, और एक संख्या दे रखी है 967। इनका एचसीएफ निकालना, लेकिन इसमें एक स्थिति दे रखी है कि शेषफल 5 और 7 बचते हैं। तो देखिए, इसमें से 5 लेस कर देंगे, इसमें से 7, तो ये बचेगा 2048, और यहाँ आएगा 9 से 60। ये घटाया क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 और 7 शेष बच रहे हैं। तो देखिए, अगर इसमें से हम 5 घटा देंगे तो 5 शेष नहीं बचेगा, और इधर 7 घटा देंगे तो वो 7 शेष नहीं बचेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें एचसीएफ ज्ञात हो जाएगी। तो इनमें से 5 और 7 घटाने के बाद में इन संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और एक नियम है गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो तुम्हें जो विधि ठीक लगती है, इस तरह यदि सवाल आता है तो किसी भी विधि से कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं यूक्लिड नियम से। तो यूक्लिड नियम में देखिए, जो बड़ी वाली संख्या होती है 2048, उसको लिख लेंगे पहले, बराबर 9 से 60। अब 2048 में 9 से 60 से भाग दीजिए। तो ये देखिए, 2 बार अगर देते हैं तो 2 6 12 2 9 18 1920, यहाँ से बचेंगे 8 2 128। तो यूक्लिड नियम के अनुसार जो भागफल आता है उसको यहाँ गुणा करेंगे, जो शेष बचते हैं उसको यहाँ पे प्लस करेंगे। यूक्लिड नियम है ना, A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए, ये भाग अभी हमें और आगे देना, और इस भाग को जब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 9 से 60 को लेते हैं, बराबर लगाते हैं, और इस शेषफल वाली संख्या से इसमें भाग देते हैं, यानी 128 का भाग देते हैं 9 से 60 में। तो 12 7 84, 7 बार जाएगा, 7 8 56, 7 दूना 14, 5 19, 7 एकम 7 और 1 8, 7 8 56 हासिल 5, 7 दूना 14, 5 19, 7 एकम 7 8, 6 4 10, और 9 6 15 64 यहाँ से शेष बचते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे भागफल 7 आया, तो भागफल का क्या करना है, इनटू, और शेष फल जो होता है उसको यहाँ पे प्लस करेंगे। उसके बाद में फिर देखिए, यो लिखते हैं, चूंकि शेषफल 64 है और नॉट इक्वल 0 है, ये बात यहाँ पर भी लिखनी है। शेषफल 128 है, नॉट इक्वल 0 है, तो हमें भाग और देना है, यानी कि अब हम यहाँ से 128 लेंगे, इधर 64 रखेंगे, और 64 दूना 128 होते हैं शेषफल 0। तो यहाँ से एचसीएफ आ जाता है 64। लास्ट में जो हमारा
अंतिम जिस संख्या से हमने भाग दिया है 128 में 64 से दिया तो शेषफल 0 आ गया, जिससे लास्ट में भाग देते हैं वो एचसीएफ होती है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी। तो 3 अंक में इस तरह का प्रश्न आ सकता है, 2 अंक में भी आ सकता है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना, जो शेषफल वाले अंक हैं उनको दी गई संख्याओं से घटाते हैं और फिर उनके बाद में उनका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, और एचसीएफ यहाँ पे यूक्लिड नियम से ज्ञात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। समझने के बाद सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल पूरी संभावना है इस तरह के सवाल आने की। अगला क्वेश्चन होगा, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल 484। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त और वर्ग की बात हो रही है। वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल किससे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर से। लेकिन उसके लिए हमें उस वृत्त की पहले त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। यहाँ पे त्रिज्या नहीं दे रखी है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग और वृत्त में जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन के अनुसार समीकरण बनाते हैं। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे ये संख्या दे रखी 484, तो इसको लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है। इधर हमने इसका सूत्र लिखा भुजा स्क्वायर बराबर 484। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, जिसकी चारों भुजा बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। अब देखिए वर्गमूल ले लेते हैं, तो भुजा आ जाएगी 22 होता है, इसका वर्गमूल 22 मीटर की, 22 मीटर की वर्ग की भुजा है। अब हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इससे क्या है समीकरण बनाते हैं, यानी अकॉर्डिंग क्वेश्चन वृत्त की परिधि बराबर लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप, वर्ग का परिमाप। अब देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इधर 4 इंटू भुजा, इस वर्ग का परिमाप होता है, तो 2 इंटू 22/7 पाई का मान होता है, आर की जगह आर, इधर 4 इंटू 22 रख लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन देखो बहुत आसान है, 22 से 22 एकम 22, 2 से 2 दूना 4, वज्र गुणा करेंगे 7 दूना 14, आर बराबर आ जाएगा 14 मीटर। अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 पाई का मान रखेंगे, 14 इंटू 14, 7 से 7 दूना 14, 22 दूना 44, और 14 का गुणा करोगे 616 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े 6 मीटर ऊंचे कमरे में, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, और 6 मीटर ऊंचे कमरे, 8 मीटर चौड़े व 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक
कितने लंबे क्षण रखी जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कमरे में पूछा जाए कि अधिक से अधिक कितनी लंबी क्षण रखी जा सकती है, तो कमरे के विकर्ण की लंबाई निकालनी होती है, क्योंकि कमरे में सबसे बड़ी भुजा होती है विकर्ण। तो यहां से हम क्या करेंगे, कमरे के विकर्ण की लंबाई निकालते हैं। कमरे के विकर्ण की लंबाई, तो कमरा जो होता है घनाभाकार होता है और घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √L² + V² + H², घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालने का। तो L का मान यहां से लेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 8 का स्क्वायर लिखेंगे और 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 10 का वर्ग, 10 × 10 कीजिए 100, 8 का 64, 6 का 36, टोटल करने पर आएगा आपका 200। 200 को अगर हम वर्गमूल निकालें 100 × 2 में इसको तोड़ेंगे, 100 का वर्गमूल 10, 2 का √2 और 2 का वर्गमूल होता है 1.414। √2 की वैल्यू हमेशा याद रखनी है और इसका गुणा करेंगे 14 और 0, 3 अंक छोड़ के पॉइंट, 14.14 यूनिट लिखी जाएगी मीटर। तो कमरे में अधिक से अधिक 14 मीटर लंबी क्षण रखी जा सकती है। कमरे के विकर्ण की लंबाई सबसे बड़ी भुजा होती है, तो विकर्ण के अनुसार यदि उसको रखेंगे तो यहां से हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे लाइक करते चलें और सब्सक्राइब करें, नए बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15वां जो क्वेश्चन आता है रोड सेफ्टी से आता है। इसमें दिया है एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, सीधे मैं चित्र से क्वेश्चन बता देता हूं, लिखता नहीं हूं। एक पोल है जिसकी ऊंचाई है 12 मीटर। ये क्या है? पोल। इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, बिजली का खंभा है। इस पर क्या है? एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा पोल पर लगा हुआ है और इसमें एक संख्या दे रखी है 13। पोल के सीट से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा से, दृष्टि रेखा की लंबाई दे रखी है 13 मीटर। तो देखिए कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, तो इसकी दृष्टि रेखा जो है ना इस खंभे से थोड़ा हटके जाएगी यूं। 13 मीटर ये दृष्टि रेखा दे रखी है और इस तरह यानी यहां तक ये चित्र बन जाता है। तो सवाल में देखिए, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है तो यहीं पे ये क्वेश्चन लिख दिया जो समझो। क्वेश्चन क्या है कि एक पोल है, उसकी लंबाई 12 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, उसके शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी दृष्टि रेखा कैमरे की 13 मीटर है, यानी 13 मीटर जब चलेगी तब वो धरातल पर पहुंचेगी उसकी दृष्टि। 13 मीटर दृष्टि रेखा। तो इसमें पूछ रहा अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। कई बार पूछा जाता है, अक्सर ये यही पूछा जाता है, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो ये संख्या जरूर चेंज हो सकती है, दृष्टि रेखा की लंबाई और पोल की लंबाई चेंज हो जाती है। तो बाकी ये कई बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए होता क्या है कि ये जो कैमरा लगा हुआ है ये इधर
इसकी दृष्टि रेखा 13 है, तो पहले इसको निकालते हैं। इसका वो जैसे नामांकित कर लेते हैं एबीसी, तो पाइथागोरस प्रमेय के यूज से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आधार जब निकालते हैं तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये आधार है नीचे वाली भुजा, ये हमें निकालनी है। तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169, 12 का 144, घटाएंगे 25, तो BC आ जाएगा 5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जो कैमरे की दृष्टि रेखा है वो कैमरे के आधार से 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूरी तक कैमरे में कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी उससे आगे की जो है यातायात दिखाई देगा। अब इस कैमरे के मुंह को अगर इधर कर देंगे तो इधर भी 5 मीटर दूर और इधर भी 5 मीटर, तो इसको जो मिलाएंगे तो ये वृत्त बनता है और उस वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी इस एरिया में कैमरे की दृष्टि नहीं जाएगी और इसका जो क्षेत्रफल है वो कहलाता है अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। यानी आधार को निकाल लीजिए, वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अब यहां से लिखते हैं अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकलता है, तो पाई का मान 3.14 भी ले सकते हो और इधर 5 × 5 22/7 भी ले सकते हो। लेकिन त्रिज्या अगर ऐसी है जो 7 से कटने वाली नहीं है तो 3.14 लेते हैं। 5 25, 25 का गुणा इससे कीजिए, 25 चौके 100 हासिल के 10, 25 एकम 25 में 10 हासिल के जोड़े 35, 25 75, 78.50 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल सभी बच्चों पे निकाल आना चाहिए, यानी यहाँ से आधार निकाल लो और वो त्रिज्या हो जाएगी, फिर पाई आर स्क्वायर रख के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पेपर का जो हमारा सेकंड पार्ट होता है जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं वो कंप्लीट हो जाता है और इससे आगे जो शुरू होता है वो 3-3 अंक वाले प्रश्न, पार्ट सी, भाग सी, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। तो उनको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन देखिए, x + 1/x, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + 1/x = 3। इसको श्रीधराचार्य सूत्र से करें। ये द्विघाती समीकरण है और इसका हल ज्ञात करना है किससे, द्विघाती समीकरण से। तो देखिए द्विघाती समीकरण से जब भी कोई हम सवाल करते हैं तो सवाल हमें इस रूप में चाहिए, ax² + bx + c = 0। द्विघाती समीकरण इस रूप में होना चाहिए, अर्थात एक पद x² का होना चाहिए, एक पद ऐसा होना चाहिए जिसमें x की 1 घात है और एक पद ऐसा होना चाहिए अचर पद। तो इसमें देखिए अभी वो कंडीशन नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, लासा लेते हैं इसका x, x को गुणा x से होगा x² + 1 = 3। देखिए x गुणा x करेंगे जो x² हो जाएगा +1/x, वज्र गुणा करते हैं तो x² + 1 और ये x का इधर 3 से गुणा होके हो जाएगा 3x। 3x का इधर पक्षांतरण करके लाइए, माइनस का हो जाएगा और ये अचर पद जो है इसको सबसे बाद में लिखेंगे। तो ये द्विघाती समीकरण बन के आ गया, x² का पद हो गया, एक घात x का हो गया, अचर पद हो गया। अब यहां से देखिए ABC के मान देखिए, यदि हम इसको गुणनखंड विधि से करते हैं तो गुणनखंड विधि से ये सवाल सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ऐसी 2 संख्या सोचिए, गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने पर 3, ऐसी कोई 2 संख्या नहीं है। तो देखिए यहां से a = 1,
ये कहां से लिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ में यदि 2x स्क्वायर होता तो ए का मान 2 लेते, 3x स्क्वायर होता 3 लेते, यानी ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां से देखिए बी की वैल्यू यहाँ पर है -3 और सी बराबर है 1, एबीसी की संख्या ले ली हमने। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र को लिखते हैं जो कि क्या है, x बराबर -v प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac और बटे 2a। इसमें ध्यान रखिए एक बात, ये जो बटे की लाइन हम खींचते हैं ये दोनों पदों के नीचे होनी चाहिए। बहुत से बच्चे यहाँ तक खींच के रह जाते हैं और वो पूरा सवाल गलत माना जाता है। ये दो पद हैं, इन दोनों को कवर करती ही होनी चाहिए। तो माइनस बी की जगह यहाँ पर बी की वैल्यू रखी -3, फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ -3 का वर्ग 4ac 4 इंटू 1 बटे 2 इंटू ए का मान 1। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा 3 प्लस, प्लस माइनस इधर से 9 3 का वर्ग और इधर से 4 बटे 2, ये आया 3 प्लस माइनस 9 में से 4 घटाया 5 बटे 2। तो इसको यही छोड़ सकते हैं, या फिर x के यहाँ पे दो मान आते हैं, एक तो 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 2, यानी ये प्लस माइनस का चिन्ह है। इनमें से एक बार प्लस को चिन्ह लेते हैं तो ये आता है, और एक x की वैल्यू आती है 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 2। ये यहाँ पर इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द्विघाती समीकरण किया, द्विघाती सूत्र द्वारा हमने द्विघाती समीकरण को हल करना सीखा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 5 प्रश्नावली से 10 और 2 से 50 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, मल्टीपल हैं? 10 एवं 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? तो देखिए गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल गुणज कहते हैं। जैसे 4 का गुणा मैं 1 से करूं 4, 4 का गुणा 2 से करता हूं 8, 4 का गुणा 3 से करता हूं 12। तो 4 के पहाड़े में जो संख्या आ रही है, 4 में क्रम से संख्याओं को गुणा करते जाएं तो ये जो संख्या हमारी आ रही है 4 के गुणज कहलाते हैं। तो अब हमें करना है 10 और 250 के बीच। तो याद रखना 10 से पहले वाली जो संख्या आ रही है 4 के गुणज बे नहीं लेने, 10 से आगे और 250 से पीछे। तो इसको जब हम हल करते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज यदि हम देखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलते हैं। 10 में तो 4 का भाग जाता नहीं है, 12 पहले नंबर का गुणज है 12, 12 से आगे आएगा 16, 4 के गैप से आएगा 20, डॉट डॉट लगा दो, एक लास्ट वाला गुणज और ढूंढिए। अब देखिए 2 से 50 से आगे तो जाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक रेंज दे दी है 10 से 2 से 50, 2 से 50 से पीछे लौटिए, 2 से 49 में 4 का भाग देके देखिए नहीं जाता है, तो उससे पीछे लौटते हैं 2 से 48। तो ये हमें क्या है, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। ये श्रेणी हमने बनाई है 10 से 2 से 50 के बीच 4 के गुणज लिखें। इनकी एक श्रेणी प्राप्त हुई जिनका अंतर 4 है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये गुणज कितने हैं, यानी पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो इसको निकालने के लिए ये सूत्र समांतर श्रेणी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an। इस तरह ये सूत्र लिखेंगे। a की जगह पर जो पहला पद है, पहली संख्या उसको रख लीजिए, 12 लिख लिया हमने। n हमको ज्ञात करना है और d की जगह आएगा 4। d क्या होता है, डिफरेंस। 16 में से 12 घटाते हैं d आएगा, अर्थात दूसरे पद में से यदि पहला पद घटा देते हैं तो सार्वंतर आ जाता है। इधर
ए एन का मतलब होता है श्रेणी का जो अंतिम पद है वो ए एन होता है। तो यहाँ अंतिम पद है हमारा 2 से 48। 12 का इधर पक्षांतरण करते हैं। देखिए n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 2 से 48 माइनस 12। n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 2 से 36। अब इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। 4 से इसे काटते, 4 पंजे 20, 4 नाम, तो n माइनस 1 बराबर 59, n बराबर 59 प्लस 1 60 गुणज हैं। तो ये आंसर निकल के आया 10 और 250 के बीच। 4 के गुणज कितने हैं? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर देखेंगे। अठारहवें नंबर का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिकोण विधि से किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर दूरी पर दो बिंदु हैं सी और डी। वहां से देखने पर उनके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई अंडर ए बी है। सवाल क्या है? मीनार के आधार से ए और बी मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से शिखर, दो बिंदुओं से उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। तो ये देखिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन को और देख लेना। कोई मीनार है, उसके आधार से एक बिंदु है ए मीटर दूरी पर, एक बिंदु है बी मीटर दूरी पर। उन बिंदुओं पर जो उन्नयन कोण बनने मीनार के शिखर से वे पूरक हैं, यानी दे नहीं रखे कि कोण कितने कितने के हैं। तो सिद्ध करना है उस मीनार की जो हाइट है वो अंडर रूट ए बी है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए चित्र कैसे बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे तो एक सीधी लंबवत रेखा खींचेंगे। ये मान ली हमने मीनार। इस मीनार के आधार से हमने एक बिंदु ले लिया ए मीटर दूरी पर, सी बिंदु ले लिया मान चलो ए बी मीनार है, और एक बिंदु है यहां से और आगे डी बिंदु रखा हुआ है, उसकी यहां से दूरी है बी, स्मॉल बी। दोनों बिंदुओं पर कोण बनाएंगे शिखर से। शिखर से सी बिंदु को मिलाएंगे, एक कोण यहां बन जाता है और एक कोण बनता है यहां। प्रश्न में दिया है कि ये दोनों जो कोण है पूरक हैं एक दूसरे के। कैसे पूरक? पूरक कोण कहते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। उनको मानने का तरीका ये होता है कि इसको जैसे हम मान लेते हैं थीटा, तो ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा, या फिर इस कोण को हम थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा। अब इसकी कैलकुलेशन देखें। पहले कोई से भी त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज एबीसी को लिया हमने। त्रिभुज एबीसी में हमने लगाया tan थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्यों लगाया? क्योंकि देखिए ये ऊंचाई पूछी जा रही है, ये दे रखो आधार। लंब और आधार में जो सूत्र चलता है वो tan चलता है। कोण की जगह 90 माइनस थीटा लिखेंगे। इधर लंब की जगह देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h। आधार आया हमारा a। tan 90 ऋण थीटा पूरक कोणों के सूत्र से ये हो जाता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है h बटे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो h बराबर a cot थीटा। उन्हें
दूसरे त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज ए बी डी, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, लंब है इसका एच और आधार इसका है यहां से यहां तक है बी, एच बटे बी। वज्र गुणा करते हैं तो एच बराबर आ जाता है बी टेन थीटा। समीकरण 2 और इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, इनको करते हैं हल। तो समीकरण 1 इंटू 2 से, अब बात आती है कि इनका गुणा क्यों कर रहे हैं समीकरणों को, कभी जोड़ के हल किया जाता है, कभी घटा के हल करते हैं, कभी भाग देकर। यहां पे हम कर रहे हैं समीकरणों को हल गुणा करके। गुणा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन है, इस समीकरण में टेन थीटा, इसमें कॉट थीटा, तो टेन इंटू कॉट बराबर 1 होता है। टेन और कॉट का यदि वैल्यू निकालनी है तो गुणा से ही निकलती है। एच गुणा एच करिए, एच स्क्वायर, इसका गुणा इससे, ए कॉट थीटा और ए टेन बी टेन थीटा का गुणा करेंगे ए बी, टेन थीटा कॉट थीटा आएगा। उसके बाद क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर ए बी गुणा 1 हो जाएगा। एक कहां से आया, सूत्र एक, टेन इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो एच और ए बी वर्गमूल ले लिया जाएगा, हेंस प्रूव। तो इस तरह ये सवाल प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु पथ वाले चैप्टर से है। अगला जो प्रश्न है बिंदु पथ वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न है 19, त्रिभुज की माध्यिका एडीबी सीएफ और बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये सिद्ध करना है। तो देखिए प्रश्न को देख लेना, बिंदु पथ वाली प्रश्नावली से मैं चित्र पे ही प्रश्न को बता रहा हूं। एक त्रिभुज बना लिया हमने, एक त्रिभुज है, प्रश्न को चित्र में ही देखें, क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगेगा। यानी बिंदु पथ वाले चैप्टर में देख लेना, एक क्वेश्चन नंबर है 3। तो एक त्रिभुज में दिया है कि उसकी जो माध्यिकाएं बिंदु जी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, माध्यिका दे रखी है एडी बी सी एफ। तो देखिए माध्यिका क्या होती है, शीर्ष को, जैसे ये शीर्ष है, इसको इसके सामने वाली भुजा है बीसी, इसके मध्य बिंदु से जब हम मिलाते हैं तो ये इसकी कहलाती है माध्यिका। इसके बाद में देखिए दूसरी माध्यिका शीर्ष बी से खींचेंगे, तो बी के सामने जो भुजा है एसी, इसके मध्य बिंदु से बी को मिलाएंगे तो ये माध्यिका हो गई। सी से खींचते हैं तो ये माध्यिका हो गई। और जहां ये माध्यिकाएं क्रॉस करती हैं उस बिंदु को कहते हैं गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, कई नाम है इसके, केंद्रक कह लो, गुरुत्व केंद्र कह लो। तो माध्यिकाओं का प्रश्न 1 नंबर में भी आ जाता है, संगमन बिंदु क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। यानी माध्यिकाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। तो सवाल ये है कि एक त्रिभुज की माध्यिका है और वे तीनों माध्यिका जी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो सिद्ध करो। पूछ क्या रहा है वो यहाँ पे मैं नोट करता हूं, टू प्रूव AD plus VE is greater than 3/2 AB। ये चीज प्रूव करके लानी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इसको हल करते हैं, तो हल करने का पद होता है प्रूफ, उत्पत्ति। तो देखिए सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को लेता हूं, त्रिभुज AGB में, चित्र में AGB त्रिभुज को देख लीजिए। तो यहां पर एक नियम लगाते हैं, त्रिभुज की भुजाओं संबंधी नियम है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग
उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, तो इसमें देखिए AG प्लस VG ग्रेटर देन AB। अब बात आती है कि इसमें त्रिभुज तो कई बनने, हमने ये क्यों लिया है? इसका कारण हमने ये देखा कि ग्रेटर देन के बाद में AB लाना है, तो इसलिए हमें AB जिस त्रिभुज में आ रही है वो त्रिभुज है AGB, इसको हमने लिया। अगर यहाँ होती ग्रेटर देन AC तो इसको लेते AGC, और अगर यो होती ग्रेटर देन के बाद BC होती तो हम इसको लेते VGC को। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहीं पर ब्रेक करके यानी छोड़ के AG और BG के मान निकालते हैं, और AG का मान AD के रूप में निकालते हैं और BG का मान BE के रूप में। AG क्या है? AG यहाँ पर माध्यिका AD का एक भाग है, बड़ा वाला भाग, और VG BE माध्यिका का भाग है। तो देखिए, गुरुत्व केंद्र का नियम होता है, गुरुत्व केंद्र माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। AG बटे GD जो लिखेंगे, चूंकि AG बटे GD बराबर होगा 2/1। किस नियम से? नियम यही है कि गुरुत्व केंद्र माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, तो AG बड़ा वाला भाग, GD छोटा वाला भाग AD माध्यिका का बराबर 2/1। यहाँ पर देखिए एक नियम लगाता हूं मैं अनुपात का, योगानुपात। इस नियम में क्या होता है? अंश और हर जुड़ जाते हैं, तो AG बटे AG प्लस GD, और इधर 2/2 प्लस 1, यानी ये योग हमने नीचे कर रहे हैं, ऊपर नहीं करेंगे। ऊपर करेंगे तो AG हट जाएगा, जिसमें जोड़ेंगे कुछ और तो और मान बढ़ जाएगा। चूंकि हमें AG का मान तो निकालना है, तो AG तो सेफ रखना है। अब देखिए AG बटे AG और GD जोड़ दो, तो चित्र में देख लीजिए AG और GD जोड़ के हो जाता है AD बराबर इधर 2/3। अब इसका जो गुणा करेंगे, बजगुणा AD या गुणा में पहुंच जाएगा, तो AG बराबर आएगा 2/3 AD। ये समीकरण डाल दिया मैंने 2। आगे हम लिखेंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार AG माध्यिका AD का 2/3 भाग है, उसी प्रकार VG BE का 2/3 होगा। तो सीधे लिखेंगे, इसको निकालेंगे नहीं। BE बराबर होगा 2/3 B, VG बराबर होगा 2/3 BE। अब देखिए समीकरण 2-3 से, समीकरण 2 व 3 से असमिका 1 में मान रखने पर, ये समीकरण और ये असमिका ग्रेटर देन लेस देन ये लगे होते हैं, असमिका होती है। AG की जगह AG की वैल्यू है 2/3 AD, और VG की वैल्यू है 2/3 BE, और ग्रेटर देन AB। इनमें से 2/3 कॉमन लेते हैं, तो AD प्लस BE ग्रेटर देन AB। अब देखिए AD प्लस BE ग्रेटर देन, इधर से 2/3 को हटाएंगे, इधर भाग में बटे में जाएगी 2/3, और 2/3 जब ऊपर ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगी आंसर। तो इस तरह देखिए, हमने आज सवाल किए 12 से 19, 11 तक कल किए थे, तो कुल 8 सवाल। तो इन सभी सवालों को आपको क्या करना है, बार बार वीडियो देखनी है, और वीडियो देख के ढंग से समझ के नोटबुक लेके यानी रफ कॉपी लेके उनकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। सभी सवाल सेलेक्टेड प्रश्न जो अभी कराए जा रहे हैं, इनमें से कई प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, और जिन बच्चों की तैयारी कम है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं इतनी भयंकर गर्मी में आपके लिए ये तैयारी करा रहा हूँ। और देखिए, इस गर्मी में पंखे को भी नहीं चला सकता, क्योंकि पंखा अगर मैं चलाऊंगा तो आपको आवाज़ क्लियर दिखाई नहीं, सुनाई नहीं देगी, और कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इतनी भयंकर गर्मी में हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं,
तो क्यों कर रहे हैं? जिससे आप पास हो सके, ढंग से अच्छे अंकों से पास हो सके। तो देखिए बच्चों, सभी क्या करना है आपको, ये वीडियो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपको ये प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाए, चाहे वे 6 बार देखने पड़े, बार बार उन्हीं को देखिए और उन प्रश्नों को कापी पर सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप निश्चित रूप से अच्छे अंकों से पास होंगे। शेष सवालों को करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।